हेलो बच्चों, वेलकम टू अकेड एक्सेल। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 8। ठीक है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने थर्मोकेमिस्ट्री मतलब थर्मोडायनेमिक्स हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स में देखो बात अलग अलग है कि यहाँ पे हम जनरली है ना हीट की ही बात कर रहे होते हैं, हीट एक्सचेंज की बात कर रहे होते हैं। इससे पहले हमने क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स के लॉज पढ़े। ठीक है। हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा, सेकंड लॉ पढ़ा, थर्ड लॉ पढ़ा। ठीक है। उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी की बातें करी थी, एंट्रोपी की बातें करी थी लास्ट लेक्चर में। ठीक है। लास्ट लेक्चर में गिब्स फ्री एनर्जी की बातें करी थी और उससे पहले वाले लेक्चर में एंट्रोपी को लेकर बातें करी थी। ठीक है। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट है। तो देखते हैं, देखो तो एनर्जेटिक्स पार्ट में आता है ये आपका थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट। ठीक है। हीट ऑफ रिएक्शन की, यानी कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें किस तरीके से हीट का एक्सचेंज होता है, ट्रांसफर होता है, कौन सी प्रोसेस में कौन सी हीट ट्रांसफर होती है, तो वो सारी बातें करनी है, एप्लीकेशन और कुछ एग्जांपल्स वगैरह हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास आता है कि थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है। ठीक है। तो जो हमारी हेडिंग है वो है थर्मोकेमिस्ट्री। तो जो हमारी हेडिंग है वो है थर्मो केमिस्ट्री। ठीक है। अब ये जो थर्मोकेमिस्ट्री है इसका मतलब क्या है, तो देखो, थर्मोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जहां पर हम जब भी कोई सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज होता है उसे स्टडी करते हैं। ठीक है। तो द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, देखो, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the exchange of amount of heat between any chemical process and surrounding। ठीक है। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस केमिकल रिएक्शन के दौरान जो केमिकल प्रोसेस है उसने जो भी अमाउंट ऑफ हीट ली है या दी है। ठीक है। मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हो तो उससे हीट रिलीज हो रही है, तो वो रिलीज कहाँ हो रही है, सराउंडिंग में हो रही होगी, है ना। पानी के अंदर अगर आपने कभी चूना डाल के देखा हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि बहुत एक्सट्रीमली अमाउंट में हीट रिलीज होती है। ठीक है। तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गई। ठीक है। ये भी हम पढ़ेंगे, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसेसेस क्या होती है। ठीक है। सारा एकदम बेस से स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज ये कि जो हीट रिलीज हुई, जैसे मान लीजिए आपने पानी के अंदर चूना डाला तो उसमें से हीट रिलीज हो रही है। ठीक है। तो पानी और चूना जो है हमारे लिए केमिकल प्रोसेस हो गया, तो वो जब आपने डाला तो हीट रिलीज हो रही, तो हीट रिलीज कहाँ हो रही है, वो आसपास सराउंडिंग में ही तो हो रही है। ठीक है। तो कोई भी केमिकल प्रोसेस करने के दौरान जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज या एब्जॉर्ब होती है वो हम थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये जो कहानी है ये डिपेंड करती है टाइप ऑफ रिएक्शन पे। ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्रोसेस which is carried out। ठीक है। which is carried out। ठीक है। heat can be released or absorbed during the process। ठीक है। ये डिपेंड करता है, हो सकता है कि हीट रिलीज हो रही हो सकता है हीट एब्जॉर्ब हो रही हो ड्यूरिंग द प्रोसेस, वो डिपेंड करता है ऑन द प्रोसेस। ठीक है। फिर एक थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है, देखो, एक थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है समझना।
देखो थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जो आप केमिकल रिएक्शन लिखते हो वो केमिकल रिएक्शन एक तो बैलेंस्ड हो, ठीक है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जो बैलेंस्ड हो और आपको इंफॉर्मेशन दे रही है अमाउंट ऑफ हीट जो भी रिलीज हो रही है एब्जॉर्ब हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो देखो अ केमिकल रिएक्शन, अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, क्या लिखेंगे, अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन which give information about amount of heat absorbed और रिलीज्ड, ठीक है। मतलब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन जो भी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई है या एब्जॉर्ब हुई है उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है एंड फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। और कंपोनेंट्स के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो भी हमने केमिकल रिएक्टेंट या केमिकल कंपोनेंट्स हम जो यूज कर रहे हैं तो उन कंपोनेंट्स की फिजिकल स्टेट क्या है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जैसे फॉर एग्जांपल KClO3 है, ठीक है, इसको जब आप डिकम्पोज करोगे तो क्या बनेगा, KClO3 को जब आप डिकम्पोज करोगे सॉलिड को तो आप क्या बनाओगे, देखो एक तो KCl बनेगा, KCl सॉल्ट बनेगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो अब क्या ये एक थर्मोकेमिकल रिएक्शन है, तो नहीं, ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन नहीं है क्योंकि ये अभी बैलेंस्ड नहीं है। तो मुझे बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ 2 हो गया और ये 6 हो गया तो यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। तो ये एक बैलेंस रिएक्शन भी है, ये एक इसमें फिजिकल स्टेट भी बता रखा है मैंने कंपोनेंट्स का कि KClO3 एक सॉलिड स्टेट में है, KCl एक सॉलिड स्टेट में है सॉल्ट, और ऑक्सीजन जो है वो गैस है, ठीक है। और इस दौरान मैं यहाँ पे साइड में ये भी लिख रहा हूं कि डेल्टा H डेल्टा H फॉर द रिएक्शन मान लीजिए x कैलोरी है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रखा है कि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इस दौरान आपने हीट दी है एंड कितनी अमाउंट ऑफ हीट दी है, तो x कैलोरी हीट दी है। तो ये एक प्रॉपर थर्मोकेमिकल रिएक्शन होगी जो कि बैलेंस्ड भी है, इसमें आपने फिजिकल स्टेट भी बता रखा है और कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई है ये भी इंफॉर्मेशन दे रखा है। बात समझ में आ रही? तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने दे रखी है, इसीलिए ये एक थर्मोकेमिकल रिएक्शन होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब बात करते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन 2 टाइप की होती है, टाइप ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शन। देखो नेक्स्ट है टाइप ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शन। कितने टाइप की होती है? पहले तो है एक्सोथर्मिक, और एक होती है एंडोथर्मिक। ठीक है, 2 टाइप की रिएक्शन होती है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या है समझो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिस दौरान हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ हो। क्या हुआ हो? हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ हो। तो ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस द अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, या द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट का क्या हुआ हो, एब्जॉर्प्शन हुआ हो, इज कॉल्ड
एंडोथर्मिक रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यानी कि ड्यूरिंग एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ है, तो एंडोथर्मिक के लिए हम डेल्टा एच की वैल्यू क्या लेके चलते हैं? डेल्टा एच की वैल्यू हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? पॉजिटिव लेके चलते हैं। अब इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ क्या है? ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं, यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखिए क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं और ठीक है, एंथैल्पी की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ एंथैल्पी लेंगे, चेंज इन एंथैल्पी। अब देखो ग्राफ की बात करते हैं, तो ग्राफ के लिए मुझे यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? देखो, क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है यानी कि हीट ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, मतलब सॉरी रिएक्शन ने हीट एब्जॉर्ब करी है। ठीक है, तो क्योंकि रिएक्टेंट नीचे होगा और प्रोडक्ट ऊपर होगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट। ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करी गई है वो कितनी करी गई है? ध्यान से देखना, ध्यान से। ये तो रिएक्शन की एंथैल्पी है, ये जो एक्सेस है ये एंथैल्पी बता रही है और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन बता रही है। रिएक्शन का बात इस तरीके से मूव ऑन किया है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, ये तो है किसकी एंथैल्पी? ये है एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और ये क्या है? ये है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो यानी कि इतनी एंथैल्पी का चेंज है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। अब बताओ एंथैल्पी क्या है? बढ़ रही है, और बढ़ी कैसे होगी? रिएक्टेंट की एंथैल्पी कम थी, प्रोडक्ट की बढ़ गई, यानी कि प्रोडक्ट की कैसे बढ़ी होगी? क्योंकि रिएक्टेंट ने कुछ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करी होगी, तभी तो प्रोडक्ट में चेंज हुआ होगा। ठीक है, तो ये वाली वो एंथैल्पी है जो एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, और इसीलिए इसको हम क्या लेके चलते हैं? डेल्टा एच पॉजिटिव। क्या लेके चलते हैं? डेल्टा एच पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये जो डेल्टा एच पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव का साइन मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस हीट एब्जॉर्ब करी गई है, और ये एक कौन सी प्रोसेस है? ये एक कौन सी प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बात समझ में आ रही है? और अब इस केस में मुझे बताओ कि एंथैल्पी रिएक्टेंट की कम है, प्रोडक्ट की ज्यादा है, तो यानी कि इस दौरान किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस स्टेबिलिटी ऑफ, तो ड्यूरिंग एंडोथर्मिक प्रोसेस स्टेबिलिटी ऑफ reactant is more than stability of प्रोडक्ट। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। ठीक है, इसीलिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको हीट एब्जॉर्ब करने की जरूरत पड़ी। ठीक है, और यहाँ पे हीट के टर्म्स में बात करें तो हीट है क्या? एक टाइप की एनर्जी ही तो है, यानी कि आपको एनर्जी एब्जॉर्ब करने की जरूरत पड़ी फॉर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। बस समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक स्टेटमेंट फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, ग्राफ क्लियर है, सारी बातें क्लियर है। ठीक है, तो ये सब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन के टाइप की बात करते हैं। ठीक है, तो एक चीज बताओ, एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं एंडोथर्मिक रिएक्शन की, जो सब्लिमेशन रिएक्शन होती है, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी सब्लिमेशन रिएक्शन। सब्लिमेशन रिएक्शन में क्या होता है कि आपको सॉलिड से गैस में कन्वर्जन करना होता है। तो जब आप सॉलिड से गैस में कन्वर्जन करोगे तो क्या करना पड़ेगा? सॉलिड को हीट करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, तो सॉलिड को जब आप हीट करोगे तो ये कौन सी प्रोसेस होगी? एंडोथर्मिक, यानी कि आपको हीट एनर्जी देनी पड़ रही है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं डिसोसिएशन प्रोसेस की, ठीक है, कोई भी रिएक्टेंट को अगर आपको डिसोसिएट करना है तो डिसोसिएट करने के लिए आपको एनर्जी क्या करनी पड़ती है? देनी पड़ती है। डिसोसिएट करने का मतलब कोई भी बॉन्ड है, जैसे ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड बना हुआ है, तो इसको तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी जिसको बोलते हैं, तो वो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो यानी कि ये कौन सी प्रोसेस होगी? डिसोसिएशन वाली, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है,
फिर उसके बाद एक फोटोसिंथेसिस भी जानते हो आप, फोटोसिंथेसिस भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। सनलाइट देते हो ना, सनलाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, यानी कि उस दौरान आप लाइट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दे रहे हो, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो फोटोसिंथेसिस भी एक टाइप की कौन सी प्रोसेस होगी? एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चलते हैं हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस पे। एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस क्या होती है? तो जस्ट एंडोथर्मिक का जस्ट रिवर्स, ठीक है। तो सेकंड है आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है? ऐसी प्रोसेस जब अमाउंट ऑफ हीट क्या हो रही हो? रिलीज हो रही हो, ठीक है। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच हीट इज रिलीज इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो द प्रोसेस ड्यूरिंग विच heat is released is called एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जिस दौरान हीट रिलीज हुई है। अब देखो हीट रिलीज हुई है, तो हीट रिलीज के लिए हम डेल्टा एच की वैल्यू क्या लेके चलते हैं? नेगेटिव, ठीक है। अब ये क्यों लेके चलते हैं, कैसे लेके चलते हैं, वो बात डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि डेल्टा एच नेगेटिव लेते हैं। अब कैसे लेते हैं? तो ध्यान से देखो, हम ग्राफ से बात करेंगे, ठीक है। इधर देखो, यहां पे ले लेते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है, और यहां ले लेते हैं चेंज इन एंथैल्पी। अब देखो हीट रिलीज हुई है या एंथैल्पी रिलीज हुई है, यानी कि रिएक्टेंट के कंपैरिजन में प्रोडक्ट की अमाउंट ऑफ हीट जो है वो कम हो गई है, रिलीज हुई है, इसका मतलब कम हुई है। तो यहाँ रिएक्टेंट ले लेते हैं, यहाँ प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से चली होगी, ठीक है। तो ये क्या है, ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर ये क्या है? ये वो एंथैल्पी है जहां पे ये एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है और ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है। तो ये जो चेंज है, ये चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, और इस दौरान इतनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज करी गई है, ठीक है। इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करी गई है, ठीक है। भाई ऊपर से नीचे क्या होगा ना, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन तो ऊपर से नीचे गई हो, तो नीचे गई है यानी कि एनर्जी कम कैसे हुई होगी? एनर्जी कम हुई होगी ताकि एनर्जी निकाल दी गई हो, ठीक है। अब एनर्जी निकाल दी गई है, तो यानी कि यहाँ पर डेल्टा एच क्या लेकर चलते हैं हम? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो रिएक्शन है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। डेल्टा एच अगर नेगेटिव आ रहा है तो इससे आपको समझ जाना है कि रिएक्शन की जो बात हो रही है वो एक्सोथर्मिक की बात हो रही है, और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो आपको समझ जाना है कि जो रिएक्शन की बात हो रही है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन की हो रही है, ठीक है। अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देखो, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, ठीक है, एंथैल्पी वाली एनर्जी। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है इस वाले केस में? तो इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस स्टेबिलिटी ऑफ ज्यादा है, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, कौन कौन सी रिएक्शन जो है उसका एग्जाम्पल बन सकती है? तो कंबशन रिएक्शन, ठीक है। कंबशन रिएक्शन के लिए आप क्या करते हो? हीट देनी पड़ती है, आपको क्या करनी पड़ती है? हीट देनी पड़ती है। बात समझ में आ रही है? तो कंबशन रिएक्शन एक कौन सी प्रोसेस हो गई? एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गई। उसके बाद अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, ठीक है, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस भी कैसी है? रेस्पिरेशन प्रोसेस भी एक टाइप की एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ड्यूरिंग हीट रिलीज होती है। और फिर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस,
जब एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन करते हो तो भी हीट रिलीज होती है, आपने कभी देखा होगा। ठीक है, तो ये वो एग्जांपल है, ड्यूरिंग द प्रोसेस हीट क्या होती है, रिलीज हो रही होती है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है। अब हम डिस्कस करेंगे अलग अलग टाइप की रिएक्शंस क्या होती है। तो अभी हम थोड़ा सा रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है रिएक्शन। तो देखो, मान लो कि तुम्हें रिएक्शन गिवन है, तुम्हें रिएक्शन गिवन है A प्लस बी gives C प्लस D एंड प्लस X कैलोरी ऑफ हीट। ठीक है, तो इस ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है या एंडोथर्मिक को रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखो, आपने A और B को जब रिएक्ट करवाया तो आपको C और D भी मिला और कुछ अमाउंट की हीट भी मिली। तो हीट मिल रही है, यानी कि वो रिएक्शन से हीट निकल रही है, तो यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसी को देखो अब नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि A प्लस बी प्लस कुछ अमाउंट ऑफ हीट x कैलोरी हीट, ये आपको दे रहा है C प्लस D। तो इसका मतलब समझो कि A और B को आपको रिएक्ट करवाया और A B को रिएक्ट करवाने के बाद आपने x अमाउंट ऑफ हीट भी दी, तब जाके C और D बना। ठीक है, तो यानी कि A और B के साथ साथ आपने कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी दी है, तो यानी कि आपको हीट देनी पड़ी है, हीट देनी पड़ी है, इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपको A प्लस बी माइनस एक्स कैलोरी ऑफ हीट दे रखी है और ये C प्लस D दे रहा है, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है? तो ये भी एक टाइप की कौन सी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि ध्यान से देखो ये माइनस एक्स किलो कैलोरी यानी कि इतनी अमाउंट ऑफ हीट निकली है, तो इसको यहाँ करोगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सो को रिप्रेजेंट कर रही है। अरे बात समझ में कि मैं इसी रिएक्शन को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, A प्लस बी गिव्स C प्लस D प्लस एक्स कैलोरी। ठीक है, ये माइनस एक्स इस साइड जाएगा तो प्लस एक्स हो गया, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्सो को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? और एक बार मैं एग्जांपल ये भी लिख सकता हूँ कि A प्लस बी गिव्स C प्लस D माइनस एक्स कैलोरी। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये एंडोथर्मिक को रिप्रेजेंट कर रही है। क्यों? क्योंकि ये देखो प्रोडक्ट में माइनस एक्स कैलोरी है, तो यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पर ये एक्स कैलोरी है, गिव्स C प्लस D। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यानी कि ये कौन सी प्रोसेस हो गई, ये आपकी हो गई एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपने डिफरेंशिएट करना सीख लिया है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस कैसे डिफाइन की जाती है और एंडोथर्मिक प्रोसेस कैसे डिफाइन की जाती है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट हम बात करते हैं अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की या हीट ऑफ रिएक्शन की, और टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे और फैक्टर्स वगैरह डिस्कस करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स पे हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। ठीक है, तो पहले तो हेडिंग डालो, हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब ये क्या चीज है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इस चीज को समझना है हमें। तो देखो, जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उस दौरान जो रिएक्टेंट है जो कंप्लीटली रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये कि रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्लस ठीक है, और रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड है। तो इन दो कंडीशन में जो है हम हीट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। क्या कंडीशन है, एक तो बैलेंस्ड होनी चाहिए, दूसरी कि रिएक्टेंट जो है वो कंप्लीटली रिएक्ट करने चाहिए और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टिंग अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो देखो, तो द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, when number of moles
ऑफ रिएक्टेंट reacting according to balanced chemical reaction। ठीक है, इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में हो रही है। ठीक है, एंड रिएक्टेंट reacts completely। ठीक है, और रिएक्टेंट जो है वो कंप्लीट रिएक्ट कर गए हैं। जैसे एग्जांपल से बात करते हैं, एग्जांपल से समझो। जैसे लेट सपोज अगर मैं कोई रिएक्शन कर रहा हूं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ठीक है, ये मैंने रिएक्शन लिखी। तो पहली चीज तो ध्यान से देखो कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नहीं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, तो मुझे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हाफ लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ गैस, ये भी गैसियस में है और ये भी गैसियस में है। ठीक है, तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो इसके लिए जो भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दी हुई होगी, ठीक है, वो कंसीडर कर ली जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए ये इस तरीके से मैं लिख कर दे देता आपको, ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस नहीं है, और ये बैलेंस नहीं है तो इसको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कंसीडर नहीं होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यानी कि रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट करना चाहिए, प्लस रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए, तभी आप उसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए डिफाइन कर पाओगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या चीज है। तो नेक्स्ट में हमें डिफाइन करना है कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो पहले तो रिएक्शन की कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर कौन सा है? रिएक्टिंग कंडीशन। पहला फैक्टर है रिएक्शन कंडीशन। अब रिएक्शन कंडीशन का क्या मतलब है? रिएक्शन कंडीशन का मतलब ये है कि जो आप रिएक्शन करवा रहे हो वो रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर रख के करवा रहे हो, या कांस्टेंट वॉल्यूम रख के करवा रहे हो, या कांस्टेंट टेम्परेचर रख के करवा रहे हो। ठीक है, तो यानी कि रिएक्शन कंडीशन जो है वो डिपेंड करती है कि रिएक्शन आप कौन सी कंडीशन में करवा रहे हो। ठीक है, तो वैसे तो रिएक्शन करवा रहे हो आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे, द केमिकल रिएक्शन इज the chemical reaction is carried out at constant temperature with either constant pressure or कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो जो भी केमिकल प्रोसेस आप कराओगे तो आइसोथर्मल कंडीशन में तो करवाते ही हो, लेकिन साथ में या तो आपको टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ेगा या वॉल्यूम कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है, तो आपकी जो भी हीट ट्रांसफर कर रहे हो वो किसके बराबर होती है? एंथैल्पी के बराबर होती है। ये चीज आप पढ़ चुके हो। और अगर आप एट कांस्टेंट प्रेशर, इफ वॉल्यूम कांस्टेंट रख के कर रहे हो प्रोसेस को, ठीक है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रख के कर रहे हो प्रोसेस को, तो जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर हो जाएगी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है?
ठीक है। इंटरनल एनर्जी को आप डेल्टा ई भी लिख सकते हो, कुछ बुक्स में डेल्टा ई भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी किताब देख रहे हो, ठीक है। तो ये होगी रिएक्शन की कंडीशन, यानी कि रिएक्शन की कंडीशन पे भी डिपेंड कर रही है कहानी कि आप किस कंडीशन में लेके बात कर रहे हो, ठीक है। और एंथैल्पी का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, डेल्टा एच बराबर क्या होता है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। या पी डेल्टा वी को आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल एन जी आर टी, ठीक है। डेल एन जी क्या है, चेंज इन मोल्स। तो ये दो फॉर्मूलाज आपको याद हैं, इस पे आपने काफी सारे एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो फैक्टर डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ रिएक्शन पे। देखो सेकंड फैक्टर कौन सा है, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट पे, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे डिपेंड करता है, तो एक चीज बताओ कि आप हीट की बात कर रहे हो, ठीक है। तो एक चीज बताओ कि आपको 1 कप चाय बनाने में और 10 कप चाय बनाने में क्या उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट लगेगी, नहीं। 1 कप चाय आपकी थोड़ा जल्दी बन जाएगी, कम अमाउंट ऑफ हीट में ही बन जाएगी। वहीं अगर आपको 10-15 कप चाय बनानी है तो आपको ज़्यादा ही हीट देनी पड़ेगी। तो सेम रिएक्टेंट की क्वांटिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, यानी कि अगर आप 1 मोल के लिए हीट दे रहे हो तो वो कुछ अमाउंट ऑफ हीट हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपने मोल्स बढ़ा दिए, किसी भी रिएक्टेंट के मोल्स अगर बढ़ा दिए तो हीट के मोल्स भी बढ़ जाएंगे, जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है कि जैसे लेट सपोज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि H2 प्लस हाफ O2, ठीक है, गैसियस में ये आपको दे रहा है, लेट सपोज H2O दे रहा है गैसियस में, ठीक है। और यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ हीट लग रही है वो x कैलोरी लग रही है। तो वहीं अगर मैं यहाँ पर इफ मोल्स आर डबल्ड, मोल्स क्या कर दिए जाए, डबल कर दिया जाए, तो यहाँ पर H2 गैस हो जाएगा, ठीक है, प्लस O2 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2H2O गैस। तो यानी कि मोल्स क्या किए आपने यहाँ पर डबल कर दिए। तो जैसे ही आपने मोल्स डबल किए हैं तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही होगी, यानी कि यहाँ पे x कैलोरी थी तो ये 2x कैलोरी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, मोल्स क्या हो गए, डबल हो गए। अगर मोल्स आपने डबल कर दिए तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही है वो भी डबल हो गई है। बात समझ में आ रही है। तो ये किस पे डिपेंड कर रही है, क्वांटिटी ऑफ इस पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट थर्ड फैक्टर जो डिपेंड करता है, थर्ड फैक्टर है आपका फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। अब फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट का क्या मतलब है कि जैसे लेट सपोज यही वाली रिएक्शन देखो, मैं एक ही रिएक्शन से सारी बातें समझा रहा हूं कि हाफ O2 गैस है, इससे मान लीजिए जो H2O बन रहा है यहां पर लिक्विड है, ठीक है। और सेकंड सेम रिएक्शन है H2 गैस और हाफ O2 गैस, और यहां पर जो आप बना रहे हो वो लेट सपोज H2O गैस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो लिक्विड में है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो गैस में है। तो एक चीज बताओ कि जो लिक्विड में एनर्जी मान लीजिए जो एब्जॉर्ब हो रही है, या सॉरी यहाँ पे गैस से आप लिक्विड कर रहे हो तो हाँ हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी, तो हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी तो यहाँ पर जो भी अमाउंट ऑफ हीट होगी वो थोड़ी ज्यादा होगी, यहाँ पे x कैलोरी मान लेते हैं। और यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर y कैलोरी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो मुझे बताओ x कैलोरी ज्यादा होगी या y कैलोरी ज्यादा होगी। वैसे कॉमन सेंस वाली बात है कि आप जानते हो, इस चीज को समझो यहाँ पे कि जब आप लिक्विड से गैस में कन्वर्जन करते हो तो जनरली हीट देते हो, ठीक है। यहाँ पे हीट देनी पड़ती है, ठीक है, हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। और हीट अगर देनी पड़ेगी तो उल्टी प्रोसेस में क्या होगा, हीट रिलीज होगी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे गैस से जो लिक्विड में कन्वर्जन करोगे तो जो सिस्टम है, अरे यहाँ पे हीट तो तुम दे रहे हो, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन करने में तुम हीट दे रहे हो, यानी कि सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। सिस्टम की बात करें, केमिस्ट्री में हम सिस्टम को लेके बात करते हैं और फिजिक्स में हम खुद को लेके बात कर रहे होते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री और
फिजिक्स में जो साइन का इंटर कन्वर्जन आता है वो इसी वजह से आता है कि केमिस्ट्री में हम सिस्टम को लेके बात कर रहे होते हैं कि सिस्टम क्या फील कर रहा है, ठीक है, और फिजिक्स में हम बात कर रहे होते हैं कि हम क्या फील कर रहे हैं, ठीक है, सिस्टम के बारे में हम क्या फील कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री में हम सिस्टम को थोड़ी इज्जत देते हैं तो उसके बारे में हम बात करते हैं, इसलिए जो है इंटर कन्वर्जन आता है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर जो है सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और गैस से लिक्विड में कन्वर्जन करोगे तो हीट जो है वो रिलीज हो रही होगी। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन लूं, ठीक है, नेगेटिव साइन लेते हैं क्योंकि एक्सोथर्मिक की बात करें, तो यहाँ पर मान लीजिए x कैलोरी लेते हैं और यहाँ पर हम y कैलोरी लेते हैं। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है। क्या हो रही है? हीट रिलीज हो रही है। तो अब मुझे ये बताओ कि लिक्विड के केस में हीट ज्यादा रिलीज होगी या गैस के केस में ज्यादा रिलीज होगी? तो लिक्विड के केस में ज्यादा रिलीज होगी, क्योंकि देखो पहले गैस से गैस वाटर बना होगा, फिर गैस से लिक्विड बना होगा तो और ज्यादा रिलीज हुई होगी, ठीक है। यानी कि फर्स्ट रिएक्शन के दौरान H2 गैस और हाफ O2 गैस से H2O गैस बना होगा, फिर H2O गैस से H2O लिक्विड बना होगा। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि मैग्नीट्यूड की बात करूं, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो x कैलोरी की हीट जो है वो ज्यादा होगी y की वैल्यू से, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है? फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड करती है कि फिजिकल स्टेट अगर होगा चेंज तो अमाउंट ऑफ हीट जो एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही है वो भी चेंज होगी। बात समझ में आ रही है? फिर नेक्स्ट फैक्टर, नेक्स्ट फैक्टर देखो, नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है? नेक्स्ट फैक्टर है एलोट्रोपिक फैक्टर। कौन सा है? फोर्थ नंबर है एलोट्रोपिक फैक्टर। अब देखो एलोट्रोपिक फैक्टर में क्या है। अब एलोट्रोपिक फैक्टर का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप कोई रिएक्शन करवा रहे हो तो उसमें आपने एक ही कंपाउंड के दो अलग अलग एलोट्रोप ले लिए, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन की जब आप रिएक्शन कराओगे, लेट सपोज आप CO2 बना रहे हो, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन की जब आप रिएक्शन करा रहे हो तो लेट सपोज यहाँ भी CO2 बना रहे हो, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पर आपने ले लिया है डायमंड, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं हम डायमंड क्योंकि वो भी कार्बन ही होता है, और यहाँ पे ले लेते हो आप ग्रेफाइट, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप कार्बन ग्रेफाइट की रिएक्शन करवा रहे हो ऑक्सीजन के साथ और नीचे जो है आप कार्बन डायमंड की रिएक्शन करवा रहे हो ऑक्सीजन के साथ। तो दोनों में क्या सेम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी? तो नहीं, दोनों में अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, ठीक है। तो लेट सपोज कि यहाँ पर आपने x अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करी है, तो यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही होगी वो y कैलोरी हो रही होगी, ठीक है। तो यानी कि ध्यान से देखो कि एलोट्रोपिक, अगर आपने एलोट्रोप भी डिफरेंट यूज किए हैं तो उस दौरान भी हीट जो रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही होगी वो डिफरेंट हो रही होगी, ठीक है। और दूसरा लास्ट फैक्टर है, देखो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाला, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है। और दूसरा फैक्टर कौन सा है? टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे अगर आप प्रोसेस करवा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि हीट जो है वो अलग अलग होगी। भाई कॉमन सेंस वाली बात है ना कि एक मान लीजिए आप रेगिस्तान में जाके चाय बना रहे हो, ठीक है, और एक हो रहा है कि आप मनाली वगैरह या एकदम कनाडा वगैरह जाके जहाँ बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है माइनस में, वहाँ जाके चाय बनाना चाह रहे हो। तो वहाँ पे क्या है, सराउंडिंग बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो वहाँ पे चाय बनने में ज़्यादा हीट लगेगी क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो वो अपोज कर रहा है प्रोसेस को, ठीक है, चाय बनाने की प्रोसेस को। वहीं आप रेगिस्तान में जाओगे तो वहाँ एटमॉस्फेयर कैसा है? एकदम गर्म है, दिन में बना रहे हो तो, ठीक है, गर्म है। तो गर्म होने की वजह से क्या है कि जो सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर है या जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो भी आपको फेवर कर रहा है चाय बनाने के लिए, ठीक है। तो यानी कि सराउंडिंग का टेम्परेचर या किस टेम्परेचर पे आप रिएक्शन कर रहे हो वो भी डिपेंड करती है कि प्रोसेस जल्दी होगी, फास्ट होगी, या प्रोसेस कैसे होगी, ठीक है। मान लीजिए जैसे अभी हमने बात करी रेगिस्तान में बना रहे हो तो कम हीट देनी पड़ेगी क्योंकि सराउंडिंग आपका हेल्प कर रहा है, और अगर आप एकदम कनाडा साइड बना रहे हो लो टेम्परेचर में तो वहाँ पे सराउंडिंग आपका अपोज कर रहा है क्योंकि सराउंडिंग बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ रही है। तो अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड कर रही है ना सराउंडिंग के टेम्परेचर पे या कहाँ पे किस टेम्परेचर पे आप रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है।
तो ये सिंपल सी बातें हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, किरचॉफ इक्वेशन। ठीक है, ये किरचॉफ इक्वेशन आपको डायरेक्ट एज इट इज ध्यान रखनी है कि यदि आप एट कांस्टेंट प्रेशर पे बात कर रहे हो, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे बात कर रहे हो, तो किरचॉफ इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा एच माइनस ये डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 अपॉन T2 माइनस T1 गिव्स CPM। ठीक है, CPM क्या है? हीट कैपेसिटी एट मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। वहीं अगर आप एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हो, तो कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डेल्टा U2 माइनस डेल्टा U1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा डेल्टा CVM। ठीक है, CVM। ठीक है, तो CPM CVM क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर CP। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं डेल्टा CPM क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, और CVM क्या है आपका? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, और H2 और H1 क्या है? H2 और H1 है एंथैल्पी एट टेम्परेचर 1 और H2 क्या है? सॉरी H1 H1 क्या है? एंथैल्पी एट टेम्परेचर 1। ठीक है, और यहाँ पे U2 और U1 क्या हो जाएगा? कॉमन सेंस वाली बात है, इंटरनल एनर्जी एट टेम्परेचर 1 और इंटरनल एनर्जी एट टेम्परेचर 2। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो ये बात होगी टेम्परेचर की। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिसपे हमारी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। ठीक है, अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बहुत टाइप की होती है। एक होती है एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी टाइप की एंथैल्पी होती है, तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले है हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या है? देखो, हीट ऑफ फॉर्मेशन को हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो इसको रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से किया जाता है कि डेल्टा H फॉर्मेशन लिख दो और H लिख दो, या फिर आप डेल्टा H नीचे फॉर्मेशन लिख दो। ठीक है, दोनों तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसमें आपको जो बातें ध्यान रखनी, देखो इनमें आपको डेफिनेशंस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, डेफिनेशंस का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि किसमें मैं क्या बात कर रहा हूँ। जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसी रिएक्शन के लिए डिफाइन करी जाए, तो रिएक्शन जो है बैलेंस होनी चाहिए, प्लस जो रिएक्टेंट आपने यूज किए हैं, देखो ध्यान से सुनना जो बात मैं बोल रहा हूँ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। उसके बाद जो आपने रिएक्टेंट यूज किए हैं वो रिएक्टेंट नेचुरली अकरिंग होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन नेचर में कैसा मिलता है? ऑक्सीजन नेचर में O2 के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की जगह आपने सिंगल ऑक्सीजन का एटम ले लिया या रैंडमली कोई भी एटम ले लिया, तो आपको नेचुरली प्रेजेंट वाला एलिमेंट लेना है। ठीक है, तो देखो ठीक है, तो देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी? तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी? द एंथैल्पी चेंज
when 1 mole of component is formed from its naturally abundant reactant component is called enthalpy of formation. ठीक है, फिर एक पॉइंट अभी लिखेंगे, पहले एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे लेट सपोज आप H2O बना रहे हो, तो H2O किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको कंपोनेंट लेने हैं, ठीक है, तो देखो H2 हाइड्रोजन नेचर में कैसे मिलता है? H2 के फॉर्म में मिलता है। ऑक्सीजन नेचर में कैसे मिलता है? गैस के फॉर्म में, O2 के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर ये रूम टेम्परेचर की बात करें तो लिक्विड में मिलता है। तो ये नेचुरली जिस फॉर्म में हमें मिलते हैं, हमें वही कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि नेचुरली अकरिंग कंपोनेंट प्रेजेंट है या नहीं है। जैसे लेट सपोज अगर आपको अमोनिया बनानी है, ठीक है, तो अमोनिया नेचर में कैसे होती है? गैस फॉर्म में होती है, तो नाइट्रोजन से बनी हुई है, तो नाइट्रोजन नेचर में गैस में मिलती है, और हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में मिलती है। अब बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 3 लगा दो। ठीक है, तो ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, और इस दौरान जो है आपको देखो सारे कंपोनेंट नेचर में जिस तरीके से मिलते हैं वैसे ही मिले हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मान लीजिए जैसे कुछ एलोट्रॉप के फॉर्म में भी होते हैं, जैसे सल्फर है, सल्फर के एलोट्रॉप्स होते हैं, आपने पढ़ रखे हैं, मोनोक्लिनिक, रोम्बिक। ठीक है, फिर उसके बाद कार्बन के भी कार्बन के भी एलोट्रॉप होते हैं, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, फिर उसके बाद फुलरेन होती है, बहुत सारे। तो इनके केस में आप क्या करोगे, किसको लोगे? तो इन केस ऑफ ऑक्सीजन एलोट्रॉप्स we generally take that component which is present in abundant in nature, यानी कि जो नेचर में सबसे ज्यादा प्रेजेंट है ना, वो लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सल्फर के लिए हम लेंगे सल्फर रोम्बिक। ठीक है, फॉर कार्बन के लिए लेंगे हम कार्बन ग्रेफाइट। ठीक है, तो यदि मैं अगर CO2 बना रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं CO2 बना रहा हूँ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए अगर मैंने डायमंड ले लिया, तो ये रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डिफाइन नहीं कर रही है। आपको कार्बन ग्रेफाइट लेना पड़ेगा, तभी वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डिफाइन कर रही होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, अगर मैं बात करूं एंथैल्पी, जैसे एंथैल्पी कैलकुलेशन की, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन पार्ट की अगर मैं बात करूं, तो जैसे आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो कैसे करोगे? तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट आप देखोगे तो कैलकुलेशन होगी। जैसे लेट सपोज A प्लस B गिव्स C प्लस D, ये अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगी? देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगी? तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी C मोल्स, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ C, ठीक है, प्लस D मोल्स एंथैल्पी ऑफ D, में से माइनस करोगे आप A एंथैल्पी ऑफ A, ठीक है, और प्लस B एंथैल्पी ऑफ B।
ठीक है, ये आप लेके चलोगे। ये इस तरीके से आप वैल्यूज आपको गिवन होगी, आपको वो वैल्यूज कैलकुलेट करनी, मतलब वैल्यूज आपको गिवन होगी ऑलरेडी, वो वैल्यूज पुट करनी है और चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने का तरीका है ये। किसका तरीका है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो ये कहानी हो गई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की। क्या बात ध्यान रखनी है आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी आपने रिएक्टेंट लिया है वो एक तो नेचुरली अकरिंग अबेंडेंट फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए। किस में प्रेजेंट होना चाहिए? नेचुरल अबेंडेंट फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 1 मोल का बनना चाहिए। कितना? 1 मोल का बनना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी थी कि यहाँ पे 2 मोल नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 1 मोल। ठीक है, तो 1 मोल के लिए यहाँ हाफ लगाना पड़ेगा एंड यहाँ पर हमें H2 है तो 3/2 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि प्रोडक्ट में आपके जो बनने वाले मोल्स हैं वो 1 मोल होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात। अब नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात। तो ध्यान से देखो, नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब एंथैल्पी ऑफ कंबशन पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखो कि इनमें से कौन जो है आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, अभी मैंने एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कार्बन डायमंड ले रखा है, आपको क्या लेना था? यहाँ पर ग्रेफाइट लेना था। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। फिर यहाँ पे ध्यान से देखो कि 2 मोल बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन नेचुरल में H2 फॉर्म में मिलता है, F2 फॉर्म में ही, मतलब फ्लोरीन F2 फॉर्म में ही मिलती है, और HF बन रहा है यहाँ पे। तो यानी कि ये डिफाइन कर रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड नेचर में नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, यहाँ पे कार्बन ग्रेफाइट होता प्लस O2 होता और देन आपको CO2 दे रहा होता। ठीक है, तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे आपने कार्बन मोनोऑक्साइड ले रखा है जो कि नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस नहीं है। ठीक है, नेचुरल में प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन नहीं होगी। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। अब देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हाउ मच हीट विल बी रिक्वायर्ड एट constant pressure to form 1.28 kg of calcium carbide from calcium oxide and carbon। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन से आप क्या बना रहे हो? कैल्शियम कार्बाइड बना रहे हो। ठीक है, क्या बना रहे हो? कैल्शियम कार्बाइड बना रहे हो, और साथ में क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ही आपको दे रखी है। अब देखो बाकियों की हीट ऑफ एंथैल्पी आपको दे रखी है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको निकालना है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट आपको क्या दे रखी है? तो कैल्शियम कार्बाइड की एंथैल्पी कितनी दे रखी है? ध्यान से देखो, -14 प्लस एंथैल्पी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी दे रखी है? -26। ठीक है, माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट आपको कितनी दे रखी है? तो रिएक्टेंट में आपको कैल्शियम कार्बाइड ही दे रखा है जो है -152। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? ध्यान से देखो कितनी आ रही है। तो 26 में से 14 जोड़ोगे तो 0, यही है ना? अच्छा कार्बाइड, अच्छा रिएक्शन को बैलेंस करना तो किया ही नहीं, रिएक्शन तो हमने बैलेंस ही नहीं करी। तो रिएक्शन को बैलेंस करना भी तो जरूरी है, तो यहाँ पर 3 कार्बाइड लेने पड़ेंगे। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कार्बन का कोई लेना देना है नहीं, तो कार्बन के मोल से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये आ जाएगा लगभग -30
एंड प्लस 152, तो ये आ जाएगा लगभग 112, ठीक है, किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, अब ये 112 किलो कैलोरी पर मोल की हीट ऑफ फॉर्मेशन है, लेकिन ये हीट ऑफ फॉर्मेशन कितने मोल के लिए? 1 मोल के लिए। और हमसे पूछा क्या गया है? 1.28 kg ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। देखो मोल कॉन्सेप्ट से जोड़ दिया गया है ये। तो 1 मोल का, देखो कैल्शियम कार्बाइड का मोलर मास कितना होता है? तो कैल्शियम का होता है 40 और कार्बन का होता है लगभग 12, तो 12 टू जा 24, तो ये आ जाएगा 464, यानी कि 1 मोल का मास कितना है? 64 ग्राम। ठीक है, 64 ग्राम। तो यानी कि 112 किलो कैलोरी कितने के लिए चाहिए? 112 किलो कैलोरी चाहिए आपको। यहाँ पे मैं मास पुट कर रहा हूँ, ठीक है, या नेक्स्ट पेज पे ही ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे तो हीट ऑफ कंबशन आ रहा है। तो मास अगर मैं देखो, मास कितना ले रहा हूँ? 64 kg, 64 ग्राम। ठीक है, तो 64 ग्राम के लिए मुझे कितनी हीट लग रही है? 112 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो वहीं अगर मैं, देखो ये ग्राम में है, तो वहीं अगर मैं 1280 ग्राम की बात करूं तो कितनी हीट लगेगी? 1280 इंटू 112 अपॉन 64। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 64 तो कितना आएगा? 8 8 जा 64 और 8 बजा 8 9 10 11 8 4 जा 32, ये लगभग जाएगा आपका, तो 16 इंटू 14, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो 16 इंटू 14 कितना जा रहा है आपका? लगभग ये इसके 22-40 के आसपास जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमें ये चीजें सॉल्व करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हीट ऑफ कंबशन। कंबशन का मतलब समझते हो? कंबशन का मतलब क्या है? आग लगाना, जो धुआं करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम कर रहे हैं रिएक्शन की बात। ठीक है, तो हीट ऑफ कंबशन क्या होती है? तो हीट ऑफ कंबशन जब भी हम किसी 1 मोल सब्सटेंस को हीट करते हैं, ठीक है, 1 मोल सब्सटेंस को कंप्लीटली बर्न करते हैं, तो उस दौरान जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है वो हमारी हीट ऑफ कंबशन कहलाएगी। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, the amount of heat released when 1 mole of substance is completely burnt is called heat of combustion. ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? हीट ऑफ कंबशन। तो नेचुरली कंप्लीटली बर्न कर रहे हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कार्बन ग्रेफाइट है, ठीक है, इसको आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे और क्या बनाओगे? CO2 गैस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब आप इसको कंप्लीटली बर्न करोगे तो आप इसको एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोल सकते हो। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या इसको हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस हम ले रहे हैं तो इसको हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल सकते हैं। ठीक है, वहीं अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, कार्बन डायमंड ले लिया आपने। ठीक है, कार्बन डायमंड को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप हीट कर रहे हो और यहाँ पर बनाओगे CO2 गैस। तो जैसे ही आप यहाँ पे CO2 गैस बनाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कंप्लीट कंबशन हो रहा है? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बन रहा है? यस ऑफ कोर्स बन रहा है। तो यानी कि यहाँ पर आप इसको एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोल सकते हो? यस बोल सकते हो। बट क्या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल सकते हो क्या इसको? देखो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी होगी वो आपकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन की होगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की नहीं होगी। रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे कार्बन डायमंड है। ठीक है, और हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में बात कर रखी है कि नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होना चाहिए एज अ रिएक्टेंट, कोई अदर सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा ये। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन समझ में आया क्या है? ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, ये होगी एंथैल्पी ऑफ कंबशन वाली बात। ठीक है, अब कुछ पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है हमेशा और हमेशा ही एक्सोथर्मिक होगी। कैसी होगी?
एक्सोथर्मिक होगी। ठीक है, ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो वो हम पहले बाद में देखेंगे। तो ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात हो गई। अब एंथैल्पी ऑफ कंबशन में हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो, एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है एक तो हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन या कंबशन प्रोसेस लिख लो। कंबशन प्रोसेस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कंबशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, कैसी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन कैलकुलेट करनी है, तो इसमें क्या करोगे आप? एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ध्यान से देखिए, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस करोगे एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट में से। ठीक है, जैसे आपने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में किया था, सेम वैसा ही प्रोसीजर है, कोई अलग चीज नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद एक टर्म और ध्यान रखनी है यहाँ पे, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू सीधा सीधा इतना सा मतलब है कि 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को हीट करने के लिए आपने कितनी कैलोरी हीट दी है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड in calorie to burn 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को हीट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ आपने हीट दी है, ठीक है, कैलोरीज में, वो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो जाएगी? एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्योंकि जनरली जो आपको वैल्यू दे रखी होगी डेल्टा एच की, वो ग्राम पर मोल के टर्म्स, सॉरी, कैलोरी या जूल पर मोल के टर्म्स में दे रखी होगी। ठीक है, पर मोल के टर्म्स में दे रखी होगी, तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे समझ में आ जाएगी अभी कहानी क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। कि देखो, यहाँ पे दे रखे है कैलोरीफिक वैल्यू जो आपको दे रखी है ग्लूकोज की, वो दे रखी है -2900 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो आपने कैलोरीफिक वैल्यू नहीं दे रखी, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखी है। ठीक है, अब एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो दे रखी है वो किलो जूल पर मोल के टर्म्स में दे रखी है, यानी कि 1 मोल के टर्म्स में आपको दे रखी है कहानी। ठीक है, तो यानी कि अगर कैलोरीफिक वैल्यू आपको निकालनी, ये कैलोरीफिक वैल्यू नहीं है, ये डेल्टा एच है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन है ये। ठीक है, तो यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो जाएगी? एंथैल्पी ऑफ कंबशन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, और 2900 अपॉन क्या है यहाँ पे? ग्लूकोज है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 180, डिवाइड कर दो। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो कितना आएगा ये? 16.11 समथिंग आंसर आएगा आपका, किलो जूल, देखो, पर ग्राम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, किलो जूल पर ग्राम, क्योंकि आपने मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया है यहाँ पर। ठीक है, तो यूनिट का ध्यान रखना है, सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ बातें करी है एंथैल्पी फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ कंबशन की। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बातें करने वाले हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ जैसे हाइड्रेशन, हाइड्रोजिनेशन, बहुत सारी प्रोसेस की एंथैल्पी हमें डिस्कस करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है इसका लास्ट लेक्चर होगा। तो अभी तक का इसी पार्ट को हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते चलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इस नोट्स के पीडीएफ वगैरह चाहिए, इस नोट्स के अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, ठीक है, चैप्टर वाइज सीआरई चाहिए, लेक्चर वाइज असाइनमेंट चाहिए, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट या प्रीवियस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस वगैरह चाहिए, तो ये सब अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे। आप जाके विजिट करिए और वहाँ से ये सब डाउनलोड करिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, इससे आपको अगले लेक्चर के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। थैंक यू।